सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि सर मंच पर आइए और कार्यक्रम की शुरुआत अपने अनमोल वचनों के साथ करिए। शुक्रिया अपूर्वा। इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क ने एक श्रृंखला शुरू की है जिसकी शुरुआत हमने दिल्ली से की और दिल्ली में भारत मंडपम में तत्कालीन देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब ने हमारे नेटवर्क के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की और देश के जाने माने चिकित्सक, देश के जाने माने डॉक्टर्स मंच पर बुलाए गए। आज मैं सभी डॉक्टर्स का, ऐसे लोगों का जो इस क्षेत्र में अपना अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं ITV नेटवर्क से, क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान ज़रूरी है जिन लोगों ने अपने सामग्रिक क्षेत्र में योगदान दिया है। तो ITV नेटवर्क ने, इंडिया न्यूज़ ने ये कोशिश की है कि उन सबको अलग अलग ऐसे सुदूर इलाकों से इकट्ठा किया जाए और अपने इस मंच के ज़रिए उनको पहचान दिलाई जाए। हमारा जो अवार्ड है उसका नाम है सुश्रुत अवार्ड। असल में 6ठी शताब्दी के एक शख्सियत होती थी, महान व्यक्तित्व होता था, महर्षि सुश्रुत। उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने हजारों साल पहले चिकित्सा के क्षेत्र में वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो एक ग्रंथ बना और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने वो उपलब्धियां हासिल की जिसे आज तक मेडिकल साइंस अपना रहा है और उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। इसलिए हमने अपने इस अवार्ड का नाम सुश्रुत अवार्ड रखा और इंडिया न्यूज़ आज उसी की शुरुआत करने जा रहा है। ब्रिगेडियर जिंदल साहब, एम्स के डायरेक्टर, आज हमारे बीच मौजूद हैं। पहले सेशन की शुरुआत उसी से करेंगे और वो बताएंगे कि कैसे एम्स छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोगों को इलाज कर रहा है और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग, अंतिम पंक्ति से लेकर और ऊपर तक बैठे लोग इस क्षेत्र में कितना बेहतर काम कर रहे हैं, वो आज इस मंच के जरिए हम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों की चर्चा इस मंच से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और देखिए, कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर से बेहतर कुछ भी नहीं होता है और आज इंडिया न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर में है, आपके लिए है, क्योंकि देखिए इंडिया न्यूज़ छत्तीसगढ़ हमेशा जनता के मुद्दों को उठाता रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो या आपकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, जो हर व्यक्ति के लिए आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि आपके मन में सवाल तो कई होते हैं बीमारियों को लेकर, उनके इलाजों को लेकर, लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाता है। और आज हम इस हेल्थ कॉन्क्लेव में बात करेंगे उन सवालों के और साथ ही देंगे आपको जवाब। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं अशोक जिंदल सर को, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स के, और मेरे साथ रहेंगे दीपक, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं। तो दीपक, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करती हूं। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। दीपक, मैं चाहूंगी सबसे पहले सवालों की शुरुआत आप करें। हेलो। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसकी बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की है। ये कहा जा सकता है कि बहुत कई इलाकों से पिछड़ा हुआ है। वहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है और उस स्थिति में कितना सुधार हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मेरे साथ एम्स के डायरेक्टर हैं, उनसे समझेंगे और कितना सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। आप सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एम्स जब खुलता है तो लोगों में उम्मीद जगती है कि अब बेहतर इलाज होगा और मेरा इलाज एम्स में हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये मिथ क्यों है लोगों के अंदर, या वाकई ही ऐसा होता है? देखिए, स्वाभाविक है, जब से भारत सरकार ने
PMSSY के अंतर्गत 23 नए एम्स खोले हैं और मैं कहूँगा कि सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि जो फर्स्ट जनरेशन एम्स दिल्ली के बाद 2012 में जो एम्स पहले 6 खुले उसमें एम्स रायपुर एक था। तो स्वाभाविक है कि जब एम्स जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है पार्लियामेंट की एक्ट के अंडर और वो जब खुलेगा और वो एक टर्शरी केयर या क्वाटरनरी केयर सर्विसेज पूरे छत्तीसगढ़ को प्रदान करेगा, रायपुर बीइंग अ स्टेट कैपिटल, तो लोगों की नेचुरली संभावनाएं बहुत हैं कि ये हमारा इलाज अच्छे से होगा और यहाँ वो व्यक्ति इलाज करा पाएगा जिसके पास शायद जेब में पैसे भी ना हों, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर में दिक्कतें आ सकती हैं। और मैं तो खैर मुझे तो 3 महीने ही हुए हैं एम्स को टेक ओवर किए, मैं फरवरी में आया हूँ, लेकिन मैं इतना यकीन दिला सकता हूँ कि एम्स जो भी लोगों की आशाएं थी उस पर अभी तक तो खरा उतरा है। पिछले 12 साल से एम्स पर लोगों को बहुत भरोसा है, कई लोगों का यहाँ इलाज हुआ है, हम ऑलमोस्ट 950 बेड्स हैं हमारे पास। और कोविड में तो मैं यहाँ था नहीं, लेकिन कोविड के दौरान भी लोग सराहना करते हैं कि एम्स आगे बढ़ा और लीडरशिप पोजीशन में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए अभी आपने जैसा कहा कि आपको 3 महीने ही हुए हैं, इन 3 महीनों में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या आगे के विजन को लेकर आप चल रहे हैं एम्स के लिए? क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की जो बॉर्डर है उनसे मिलता है और ऐसे में कई अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे उड़ीसा की बात कर ली जाए, तो वहाँ के भी पेशेंट यहाँ आते हैं। तो जब एम्स में पूरा पैक हो जाता है मरीजों से, वो सिचुएशन भी आपने देखी होगी, क्या लगता है आगे और क्या बदलाव एम्स में होने चाहिए? एम्स तो एज फार एज जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंडेट मिला है, ना तो कोई फंड्स का इशू है ना कोई प्रॉब्लम्स है। जो इशू आ जाता है कि देखिए मेरा जो मानना है कि जो भोर कमेटी इंडिपेंडेंस के टाइम इस्टेब्लिश हुई थी, जिसकी बुनियाद पर हमारा इंडिया का पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम बना हुआ है, उन्होंने एक प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर सिस्टम रखा था। यानी कि जिसको एम्स की ज़रूरत है वही एम्स तक पहुँचे। अगर आपको एक साधारण बुखार है या हल्की फुल्की चोट है या हल्का फुल्का फ्रैक्चर है, तो आपका इलाज एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी किया जा सकता है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में भी किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल्स में भी किया जा सकता है, या स्टेट का जो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो एम्स पर एक्चुअली वही इलाज एम्स टर्शरी केयर में आना चाहिए जिसको कि एम्स की ज़रूरत है, जो वाकई में सीरियस है, जिसको कि बाकी हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहे। तो अगर उस तरह की फिल्टरिंग संभव हो जाए और चलती रहे और पेशेंट्स भी ये सोचें कि हम एम्स तभी आएँ अगर हमको एम्स की ज़रूरत है, अगर साधारण चीज़ों की ज़रूरत है तो एम्स ना आए, क्योंकि एम्स के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी के पास नहीं है। हमारे पास इक्विपमेंट, हमारे पास कैथ लैब्स हैं, अगर आपको हार्ट अटैक को स्टेंट लगा सकते हैं, हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी भी चाहिए। और जैसे आपने सही कहा, उड़ीसा के, महाराष्ट्र के और ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं, उनका स्वागत है। तो मेरा तो यही पब्लिक से कहना चाहिए कि आप तभी आइए एम्स में अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, नहीं तो एक नॉर्मल जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वगैरह, वहाँ जाइए और फिर जब वो रेफ़र करें हमें तब आप आइए। और उतने के लिए हमारे, मैं समझता हूँ 1000 बेड सक्षम हैं इन लोगों का इलाज करने के लिए। ये एक आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब आप आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इससे पहले एक सवाल था कि उम्मीद एम्स की तरफ ज़्यादा होती है, ये उम्मीद कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अब पेशेंट है वो समझ नहीं पाता कि मुझे सर्दी है, बुखार है, जाना चाहिए, वो लाइन में लग के पर्ची कटवाएगा, उसके बाद इलाज कराना चाहता है। तो ये चीज़ें बाकी हॉस्पिटल्स इस तरीके का विश्वास कैसे जगा सकता है, इसको लेकर कोई सुझाव? क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है, आज आप लोगों का दिन है। नहीं देखिए, सुझाव तो मैं क्या दूंगा, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ क्योंकि मैं जिस संस्था से आता हूँ एम्स, वहाँ हम किसी को ना नहीं करते। अगर आपको खांसी जुकाम भी है तो आपको ओपीडी में पक्का देखा जाएगा। ये है कि आपको उसी दिन उसी वक्त आपको ओपीडी लेवल पे आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरत हो करके आपको घर भेज दिया जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी ट्रॉमा की ज़रूरत है तो वो भी होगा। अगर आपको ऑर्थोपेडिक्स में इलाज है तो वो भी करेंगे। जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन होगा वो डेफिनेटली किया जाएगा। अब पब्लिक हेल्थ सिस्टम एक छत्तीसगढ़ एक रिलेटिवली न्यू स्टेट है, सो नेचुरली सिस्टम्स को इवॉल्व करने में टाइम लग रहा है। बहुत काम हुआ है, आई एम श्योर छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें भी इन्वेस्ट करती है, स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में भी, या जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वेरियस जिलों में, वो भी आफ्टर ऑल अपना काम कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और समय समय सब कुछ बढ़ता जा रहा है। आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्यूजन होगा, हमें पेरीफेरी में भी इलाज करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें एम्पावर करना पड़ेगा जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं,
जिसको आजकल आरोग्य मंदिर या वेलनेस सेंटर का नाम दे दिया गवर्नमेंट ने, इनको एम्पावर करने की मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरत है कि इनके यहाँ जो है सारी सुविधाएं वगैरह फैसिलिटीज़ हों, ताकि जो प्राइमरी केयर, जो बेसिक डॉक्टर MBBS डॉक्टर की ज़रूरत है, जितना का इलाज है, वो डेफिनेटली एम्पावर हो। और धीरे धीरे आई एम श्योर इस तरफ प्रयास हो रहा है और हम देख रहे हैं धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया डेफिनेटली प्राइमरी हेल्थ के तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। और हम भी एज एम्स, हमारा भी अपना एक अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है, एक रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है। हमारे बच्चे भी जाते हैं पेरीफेरी में ये सब देखने कि किस तरह पेशेंट्स का इलाज किया जाए। तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पब्लिक फंडिंग बढ़ रही है पब्लिक हेल्थ में, क्योंकि जो आम पब्लिक है जिनके पास बेसिकली हमें ओवरऑल देखना है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो कि हेल्थ के ऊपर होता है वो मिनिमल हो पब्लिक का, उनका मतलब कोशिश हो कि उनके पॉकेट पे कम लोड हो, इसलिए एम्स बने, इसलिए ये पब्लिक हेल्थ संस्थाएं हैं और धीरे धीरे इसकी तरफ प्रयास बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी बात आपने कही, उस सवाल को बाद में लूंगा। एक चीज आपने सुझाव दिया कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हॉस्पिटल हैं, मतलब बुके के जो बाकी फूल हैं उनको भी हष्ट पुष्ट रखना है, उनको भी मजबूत रखना है, इसका प्रयास होगा तो एम्स और बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। उससे क्या होगा कि एक तो देखिए कोई बहुत दूर के जिले से छोटी सी बीमारी के लिए क्यों आए एम्स, अगर उसका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकता है या वहाँ का जो सेकेंडरी केयर इंस्टीट्यूशन है वो अगर टेक ऑन कर सकता है, स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस बाकी भी हैं, तो एम्स में तो वहीं आए ना। जो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो टर्शरी केयर जिसको बहुत सीरियस है वो यहाँ आए, तो फिर ये हमारे पास 900-950 बेड पर्याप्त है। मतलब हम पूरे क्या छत्तीसगढ़ स्टेट क्या नेबरिंग स्टेट्स के भी जो लोग हैं उनका पूरा इलाज कर सकते हैं। मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी पेरीफेरी में 950 बेड्स इज गुड इनफ हमारा जो है, क्योंकि उससे सीरियस लोग उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा को एम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं समझता बिल्कुल सर, एक सवाल यहाँ पर मेरे जहन में, जैसे आज डॉक्टर्स डे है और काफ़ी सारे जो यहाँ पर हमारे गेस्ट हैं आप देख सकते हैं वो भी मेडिकल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सर, नर्सिंग कॉलेजेस कितना ज़रूरी है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि एक हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 40 साल आर्मी में था और स्पेशली जब कोविड एपिडेमिक आया मैं उधमपुर में था, फिर मैं आर हॉस्पिटल दिल्ली में था। नर्सिंग सर्विसेज किसी भी हेल्थ सिस्टम की बैकबोन है, दैट्स इट। क्योंकि डॉक्टर का जो है ना, डॉक्टर तो लिमिटेड टाइम मरीज के साथ रहेगा, ओपीडी में रहेगा या आप एक राउंड लेके चले जाएंगे। कोविड में जितना काम नर्सिंग स्टाफ ने किया है वो सराहनीय है। एट द टाइम ऑफ कोविड मुझे पता है हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स अपने घर भी नहीं गई कई दिन, वहीं हॉस्पिटल में रहती थी, क्योंकि उनको डर था कि अगर मेरे को कोविड हो गया मैं तो बच जाऊंगी क्योंकि मैं यंग हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े पेरेंट्स को ना हो जाए। तो नर्सिंग का योगदान इन मेडिकल नर्सिंग एंड डॉक्टर्स हैंड टू हैंड, जो भी दे कैन नॉट, मतलब एक ही पटरी में चलना है। तो नर्सिंग प्रोफेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। दे आर पार्टनर्स इन हेल्थ, मेल और फीमेल। और मेरी संस्था में भी जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं मेल या फीमेल बहुत काम कर रहे हैं। हमारे खुद का एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जहाँ 50 लड़कियाँ हर साल एडमिशन लेती हैं। और डेफिनेटली क्योंकि जो पेशेंट जो एडमिट होता है उसका तो मिनट टू मिनट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर होती है। उसी ने उसको इंजेक्शन लगाना है, उसी ने उसको ऑक्सीजन देनी है, उसी ने उसका सब कुछ करना है और फिर डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन भी लेनी है पेशेंट का कैसे इलाज किया। तो बैकबोन अगर कहें तो बेमानी डेफिनेटली द बैकबोन ऑफ एनी मेडिकल प्रोफेशन, इसमें कोई डाउट नहीं। सर, आपने एक चीज की चर्चा की कि फंड्स की कमी नहीं है, फंड्स पर्याप्त है। पहले चर्चा होती थी रोटी, कपड़ा और मकान, आज चर्चा होती है स्वास्थ्य मिल जाए और शिक्षा मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है कि स्वास्थ्य मिल जाए, लेकिन एक और चीज़ मैं आम पब्लिक से कहना चाहूँगा कि अभी एक स्टडी आई है कि द मोस्ट इनएक्टिव एडल्ट्स या इनएक्टिव पीपल आर इन इंडिया। तो देखिए मैं पहले बोलूँगा लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रमोशन एंड प्रिवेंटिव हेल्थ। अभी जो आरोग्य मंदिर बने उसको वेलनेस क्लिनिक का नाम दिया है। तो हम नहीं चाहेंगे कोई बीमार पड़े, और बीमार इसलिए तब नहीं पड़ेंगे अगर हम अपने स्वास्थ्य का खुद ही ख्याल रखें। आपका खान पान, डेली एक्टिविटी जो कि पहले आजकल बंद हो गई है। बेसिकली जब से डिजिटल एज, कंप्यूटर एज आया है, दी ओनली एक्सरसाइज दैट चिल्ड्रन डू इज हाथ का, वो भी लैपटॉप पे। आगे आप देखिएगा जब डिजिटल एज नहीं होता था तो 3-4 बजे सब बच्चे ग्राउंड में मिलते थे, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आई मीन nobody used to stay in the house after 4 o'clock.
आजकल कोई निकलता ही नहीं है घर से बाहर, मोस्ट एक्टिविटीज आर इन एसी एनवायरनमेंट। आजकल इंडिया में व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज इन 79 83 हमें बोला जाता है इंडिया इज अ कंट्री जहाँ सन ही सन है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन इंडिया। कमी नहीं होती थी, कभी नहीं, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। माँ अपने बच्चे को तेल वेल लगा के धूप में रख देती थी। एग्जैक्टली और आप देखिए, और फिर दादी माँ, और फिर आप देखिए बच्चे खूब खेलते थे। हमने कभी विटामिन डी डेफिशिएंसी का केस देखा ही नहीं। आजकल ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियन स्पेशली यूथ आर विटामिन डी डेफिशिएंट। तो डेवलपमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि धूप में जाते नहीं, हम लोग बाहर खेलते नहीं है। सो अगर हम एक खेल कूद का वातावरण रखेंगे जिसमें कि एक्सरसाइज नॉट ओनली फिजिकली आपको एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं, आपके पास मेंटल हेल्थ में बहुत हेल्प होता है। आप सोशलाइज करते हो, नॉट ऑन व्हाट्सएप बट फिजिकली मीटिंग ईच अदर। यू सी दैट इज अ मेजर थिंग। आपका सोशल बैरियर्स ब्रेक हो जाते हैं, आप दोस्त बनाते हो, आप कम्युनिटी एक्टिविटी करते हो, आप खेलते हो। यू नो अभी आप देखिए वी वन द वर्ल्ड कप परसों, बड़ी खुशी हुई है हमें। वर्ल्ड कप कहीं खेले तो है ना, प्रैक्टिस तो ग्राउंड पे आए हैं, ग्राउंड पे आए हैं ना ये लोग, ये जो महारथी जीत के लाए हैं या जो सपोर्ट स्टाफ या वहाँ, आई मीन अनलेस यू डू फिजिकल एक्टिविटी। सो ये एक बेसिक्स है जो हमें इनग्रीन करना चाहिए अपने इसमें कि हमारा जो यूथ है दे शुड बी फिजिकली एक्टिव एंड ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम अनहेल्दी डाइट, बर्गर कल्चर, noodles. Now these are all very unhealthy, high calorie diets, starch diets, you know, जिसमें कि आप दुनिया भर के कोलेस्ट्रॉल और दुनिया भर की बीमारी। इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई शुड अ पर्सन हैव डायबिटीज इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स? तो वी कैन रिड्यूस दिस बर्डन ऑन हेल्थ सिस्टम इटसेल्फ बाय बीइंग बेसिकली फिजिकली हेल्दी राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो ये कल्चर हमें प्रमोट करना है ऑफ बीइंग हेल्दी। सर आपने डायबिटीज का जिक्र किया, उस पर एक सवाल है कि आजकल अमूमन हर घर में हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट होता है। एक वक्त था जब डायबिटीज 50 प्लस 60 प्लस जैसा कि हम लोगों ने देखा हमारे घरों में होते थे, लेकिन अब न्यू बॉर्न बेबीज 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे वो डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन आप मानते हैं? क्या वो जेनेटिक है? देखिए न्यूबॉर्न में तो डेफिनेटली आई डोंट, बिकॉज वो तो टाइप 1 डायबिटीज है, दैट इज अ डिफरेंट इशू विच इज यू नो जो कि जेनेटिक होता है, जिसमें कि आपकी लाइफस्टाइल का रोल इतना नहीं रहेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु आर अराउंड 24-25 ईयर्स जिनको डायबिटीज हो जाता है, विच इज हाईली प्रिवेंटेबल। डेफिनेटली एशियंस में, खासकर साउथ एशियंस में हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स डायबिटीज है, क्योंकि किसी ज़माने में एक थ्रिप्टी जीन सिंड्रोम होता है, बार्कर सिंड्रोम के भी हमारा एक जनरली साउथ एशियंस की तरफ हमारे को वही खान पान में, सपोज मैं खाऊं या कोई वेस्टर्न कंट्री का आदमी वो खाना, हमारे को डायबिटीज जल्दी होगा। वी हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ लेगेसी इश्यूज। हमारे यहाँ फैमिन था, बहुत कुछ था, तो उस वक्त सम जेनेटिक एडजस्टमेंट्स डिड टेक प्लेस। सो उसको ध्यान में रखते हुए एवरी इंडियन, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स में डायबिटीज है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में है, तो डेफिनेटली दे से दैट ओबेसिटी loads the canon of genetics loads the canon of diabetes and obesity fires it. You know, obesity is a major challenge today with childhood obesity coming in, especially in affluent communities. कि भी आपको किसी तरह मोटापे से बचना है, अपना वेट पे ख्याल रखना है, फिजिकली एक्टिव करना है, तो देयर इज नो रीजन कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, देयर इज अ चांस होगा, पर चांस कम हो जाते हैं। सो दैट्स अ मेजर। फिर स्ट्रेस, बिसाइड्स दैट स्ट्रेस गरीब आदमी में हो जाता है बिकॉज स्ट्रेस ऑफ डेली लिविंग इटसेल्फ, एग्जैक्टली दैट्स अ मेजर इशू। सो इसमें हमें रास्ता ढूंढना है। वन ऑफ कोर्स एज आई सेड इज डाइट। लेट्स गेट बैक टू बेसिक डाइट्स। आजकल लोग मिलेट डाइट बोलते हैं। गेट बैक टू दोज बेसिक्स जो हम गांव में खाते थे, जो हमारा माँ का खाना था या दादी माँ का खाना था, दैट इज द मोस्ट हेल्दी डाइट rather than going in for exotic diets like burgers and all these things, lakolas. उनकी मार्केटिंग स्टंट्स हैं, वो करेंगे, आप उनसे परहेज रखिए, गेट फॉर इट एंड देन वी हैव ए वंडरफुल डे। अभी हमने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि योगा, मेडिटेशन, ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली हैव अ हेल्प यू नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली, दैट पीस एंड स्ट्रेस बस्टर्स हैं। अब आप कोई भी आसन ले लीजिए, किसी गुरु से सीखिए, टीचर से सीखिए। देयर आर इनफ स्टडीज टू से that if you do yoga regularly, you will not get diabetes, you will not get hypertension, you will not get any of the so-called non-communicable diseases जिसका हमें epidemic है।
So this is something which as a nation we have to decide that we have to be a healthy nation, we have to be a physically fit nation, we have to be a nation that takes care of its diet. सर डायबिटीज का जब जिक्र होता है तो एक डर मन में ये आता है कि कोई चोट लग गई अब इसको काटना पड़ जाएगा, ये क्योर नहीं होगा। इस तरह के तमाम तरह के मिथ हैं, क्या वाकई ऐसा होता है? कोई चोट लग गई, क्योर नहीं हो रहा है तो डायबिटीज अब ठीक नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिए ऐसा है, डायबिटीज ऑब्वियसली इफ यू हैव अ प्रिपॉन्डरेंस के आपके यहाँ घर में डायबिटीज है किसी को, तो आपको बेसिक सिम्टम्स के भी डायबिटीज में आपका पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया यूरी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपको पेशाब ज़्यादा आएगा और आपको भूख ज़्यादा लगेगी और ये सब, और आपका वजन भी सडनली कम हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई सिम्टम्स, या फिर पीरियडिकली एट अ सर्टन एज आप अपना ब्लड शुगर फास्टिंग करा लीजिए, अगर 126 से कम है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, दैट मीन्स यू डोंट हैव डायबिटीज। बट इफ यू हैव डिटेक्टेड विद डायबिटीज देन ऑल्सो हेवंस हैव नॉट फॉलन। इन द इनिशियल स्टेजेस डायबिटीज कैन बी क्योर्ड ओनली बाय डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज। सो आप अपना रेगुलरली शुगर चेक करते रहिए, आजकल ग्लूकोमीटर्स आर अवेलेबल, सस्ते हैं, आप अपना रेगुलर मॉनिटरिंग करिए and you can live a very healthy life with diabetes. You have Wasim Akram, he's a type 1 diabetic and he's played for Pakistan. There's never been a problem. You have a lot of icons who were diabetics, but they control their diabetes by basic activities, by basic control जो है। तो और फिर अगर आपको ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप दवाइयाँ लीजिए, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराइए। ये तो जो आप बोल रहे हैं कि पैर कट लग गया, पैर को काटना पड़े, दीज आर दोज एडवांस स्टेजेस, जबकि आपने अपना अगर शुगर कंट्रोल नहीं किया टाइम से, तो डेफिनेटली देन यू विल हैव पेरिफेरल सिम्टम्स, जिसमें आपको गैंग्रीन हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, बहुत लंबा है वो। हाँ, वो लिस्ट है। अब मैं डराना नहीं चाहता लोगों को, डायबिटीज के कई भयानक प्रारूप है, पर इन प्रारूप से आप आराम से बच सकते हो अगर आपको हैवी, अगर आप अपना रेगुलर मॉनिटरिंग करिए, रेगुलर वॉक करिए या रन करिए डिपेंडिंग ऑन योर एज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिए, योगा मेडिटेशन करिए, डाइट कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो स्टार्ची फूड्स हैं जो खाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं, सो कॉल्ड केक्स वगैरह, वो मत खाइए, वो जो आपकी नॉर्मल खाना है डेफिनेटली खाइए। तो जो अच्छे नहीं दिखते, डायबिटिक कैन लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ, ऐसी कोई बात नहीं। जो अच्छे नहीं दिखते उसको खाइए, जो अच्छे दिखते हैं उसको मत खाइए। हाँ जी, जो भी मतलब आप केक और बर्गर्स, मैं बार बार वहीं आ जाता हूँ कि आप भी खाते हैं क्या? नहीं, देखिए पहले मैं खाता था, अब थोड़ा कम हो गया। अब बच्चे खाना चाहते हैं, उनको हटाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं अपने दर्शकों को भी हम ये डिस्क्लेमर देते कि हम डरा नहीं रहे हैं, हम आपको अवेयर कर रहे हैं जो मिथ होते हैं सर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेकर मिथ होता है लोगों के मन में। अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ पे कई ऐसे आदिवासी इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, जहाँ पे अगर लोगों को एक छोटी सी भी बीमारी हो जाए तो उसके पीछे 1000 तरह के मिथ हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप इमीडिएटली, अगर आपको कभी भी मिथ हो, आप अपने कंसर्न डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, वो आपको अप्रोप्रिएट लैब टेस्ट करेंगे और डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस, डिपेंडिंग ऑफ किस स्टेज पे हैं, आई मीन यू कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ इवन विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ऐसी बात नहीं है, अगर आपको हो गया तो आप उसके बाद देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपका कंट्रोल करना है, बिकॉज क्योर तो हो नहीं पाता। एक बार डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, क्योर इज डिफरेंट। हाइपरटेंसिव हैव क्योर्ड देमसेल्व्स ऑब्वियसली। इफ यू रिड्यूस 10-15 kgs और आपका शुगर बीपी आज 140-90 है and you are say 120 kg, you come down to 80 kg, your BP will automatically come into control. So ऐसी बात नहीं है. So there are issues which can be controlled. These diseases may not be cured fully, but they are highly controllable diseases. So ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है. Only thing is हम बोलते हैं early detection and treatment, जो हम cancers में भी बोलते हैं कि भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप घबराइए नहीं. Go at early stages. There are cancers which are curable today. Breast cancer is 100% curable if detected in stage 1. Where is the problem? So it's all a question of early detection that matters. दोबारा एम्स लौटते हैं सर, आपको ज्वाइन किए हुए आपने बताया 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया. कितनी चुनौती है एम्स में काम करना? कौन से ऐसे आइडियाज़ जिसको आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, क्योंकि आप सेना से आए हैं और सेना में तमाम विपरीत परिस्थितियों से आपने काम किया, वहाँ का और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कितनी अंतर देखते हैं? देखिए, एम्स एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है. मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता भी बहुत वेलकमिंग है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप ऑर्डर्स देते हैं वो फॉलो होते हैं, तो हमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही. ऑफ कोर्स जो मेरा बेसिक अभी अर्जेंट चैलेंज है, जो मैंने स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया है और मैं उस दिन डिप्टी सीएम साहब से भी मिला था, ही वॉज वेरी पॉजिटिव, कि हमारा जो एम्स है 60 एकड़ ज़मीन है हमारे पास कोई जो बाहर से बेचारे लोग आते हैं उनके रिश्तेदारों पर रहने के लिए जगह नहीं है. तो हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि कोई हमें एम्स के बाहर एक विश्राम सदन या कुछ बन जाए,
जिसमें कि ये जो रिलेटिव्स आते हैं उनका कुछ रहने का बंदोबस्त हो जाए, बिकॉज होटल्स आर फेयरली एक्सपेंसिव, दे आर पुअर पीपल, वी कैन ओनली एडमिट द पेशेंट नॉट देयर रिलेटिव्स, तो उनके रहने के लिए कुछ सुविधा हो जाए विच इज़ रीजनेबली प्राइस, अफोर्डेबल टू द पब्लिक जो दूर दूर से आती है, क्योंकि दूर से आते हैं 2-3 दिन रहना पड़ता है. तो so far the state government has been very positive. I am looking forward to more interactions with them, and this concept of mine, if it gets into reality, क्योंकि मैं आर्मी हॉस्पिटल में था दिल्ली में, वहाँ भी जगह जगह से सोल्जर्स उनकी फैमिलीज आती थी, तो वहाँ हमने एक आशियाना करके एक कॉन्सेप्ट था जहाँ की ऐसे हमने बना रखा था, तो फैमिलीज कई कई दिन रहती थी हमारे पास, जो फैमिलीज रह जाती थी तो क्योंकि इलाज लंबा चलता है, तो समथिंग लाइक दैट इज़ व्हाट वी हैव रिक्वेस्टेड द स्टेट गवर्नमेंट. सो फार आई एम फाइंडिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, होपफुली ये विजन विल बिकम अ रियलिटी. सर, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने तो इसलिए दे दिया कि गरीब है, होटल नहीं ले सकता, यहाँ उसके पेरेंट्स रुकेंगे, उसका टेक केयर करेंगे, लेकिन कुछ और लोग भी रुक जाते हैं, उसको लेकर फिर क्या किया जाएगा अगर ऐसा है? ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो कि कैन ऑलवेज बी सॉल्व. कि भी अगर हम सपोज वो उस में आप रखेंगे भी, अगर एम्स के डॉक्टर की पर्ची है, हमारे एमएस की पर्ची है, तभी हम उसको एंटर करने देंगे, समथिंग लाइक दैट. वो दोज आर स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म विच कैन इजिली बी रिजॉल्व. जैसे हम तो यही करते हैं भी आर्मी हॉस्पिटल में, कि अगर आर्मी हॉस्पिटल आरआर की पर्ची है तो भी उसे आशियाना में रखने दिया जाएगा, नॉट अदर्स. तो उस तरह का ये तो छोटी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम. एक बार एक विश्राम सदन बन जाएगा तो आई एम श्योर दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. बिल्कुल. सर, एम्स से रिलेटेड सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि आपको 3 महीने हो गए, क्या लगता है छत्तीसगढ़ के लिए एक एम्स सफिशिएंट है? आई थिंक दैट्स गुड इनफ, क्योंकि एक एम्स क्या है, टर्शरी केयर एक इंस्टीट्यूट एक स्टेट में इज़ गुड इनफ. एज ऑफ नाउ हमें तो कोई दिक्कत लग नहीं रही. और हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास एक 60 बेडेड ट्रॉमा एंड इमरजेंसी है, तो उसमें जो पेशेंट्स जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि 50% तो उसी दिन हम घर भेज देते हैं, जो प्राइमरी या सेकेंडरी केयर लेके, जो फिर और उनकी इन्वेस्टिगेशंस करा के, जो फिर ज़्यादा सीरियस होते हैं उनको हम डिफरेंट वार्ड्स में भेज जाते हैं. और कुछ पेशेंट्स को अगर हमें ज़्यादा देर डिटेन करना है तो लोकल जो मेडिकल कॉलेज का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वो हम उनको स्टेप डाउन कर देते हैं. दैट इज़ द वे एनी एम्स फंक्शंस. बिकॉज आप एंड आई थिंक एट द मोमेंट 1 एम्स इज गुड इनफ. जो गवर्नमेंट की इनिशियल स्कीम है कि हर स्टेट में एक एम्स होना चाहिए. तो अभी लेट ऑल दीज एम्स स्टेबलाइज, लेट देम गेट टुगेदर. अभी कुछ एम्स तो अभी कुछ साल पुरानी बने. हमारा तो लकी है कि हम 12 साल की लेगेसी है. हमारे पास एक और ज़मीन मिली है यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर, 60 एकड़ नया रायपुर में, जिसका हमारा अभी विजन है कि हम उसको एक स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बनाएंगे, कि एक कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंसर केयर यूनिट बना देंगे. उसमें हो सकता है डेंटल की भी कोई सुविधा बढ़ा दें, एक अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, एक सिमुलेटर लैब. तो हमारी प्रयास चल रहा है कि ऑलरेडी एक सैटेलाइट एम्स खुलने का. तो अभी उस पर अर्ली स्टेजेस हैं, अभी तो सिर्फ बाउंड्री वॉल बनी है, पर वी आर डीलिंग विद कंसल्टेंट्स एंड वी विल ट्राई टू बिल्ड इट ऑन रोड. सर, आपने एक चीज़ का जिक्र किया, कोविड जब आया था तो ये लगने लगा था कि अब कुछ नहीं बचेगा. मुझे भी 4 बार हुआ था, मैं भी एम्स में एडमिट था. आपने एम्स का जिक्र भी किया और इसको नकारा नहीं जा सकता कि जो उस समय फैसिलिटी अवेल कराई गई थी वो उस समय के हिसाब से बहुत बेहतर थी. तब का समय और आज के समय में कितना अंतर पाते हैं? क्योंकि हमने तमाम डॉक्टर्स को खोया, नर्सिंग स्टाफ को खोया, तमाम लोग हमारे बीच आज नहीं हैं, और जब याद किया जाता है तो आंखें नम हो जाती है. आज आप लोगों का दिन है, वो दिन और आज के दिन में कितना अंतर पाते हैं? आपके भी कुछ ऐसे साथी थे क्या उस समय? देखिए, कोविड वॉरियर्स तो थे. वी लॉस्ट इफ नॉट डायरेक्ट, हमने भी 2-3 साथी खोए हैं एक ड्यू टू कोविड. तो ये तो एक आप कहेंगे एक तरह से बायोलॉजिकल वॉरफेयर ही था. तो इट्स लाइक मोर के वॉरियर्स ही आपने लूज़ किए हैं. डेफिनेटली अफसोस तो होता है कि आपका कोई साथी चला जाए, बट एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि लोग चाहे कुछ कह लें, दुनिया में जिस तरह कोविड की हैंडलिंग इंडिया ने की है, एक मिसाल है. किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने शॉर्ट टाइम पे, मैंने भी नहीं सोचा था, हालांकि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, कि भी 3 वैक्सीन पूरे इंडिया को लगा दोगे अपनी जल्दी. तो जिस स्पीड से कोविड को वैक्सीन बनाया गया, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको ऑपरेशनलाइज किया गया और हर भारतीय को लगा दिया गया. itself is a huge achievement considering the population and the जो हमारे remote areas हैं. Secondly, जिस तरह हमारी everybody participated right from the government to the doctors to the paramedicals, जिस तरह COVID wards overnight खुले,
जिस तरह नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स ने काम किया दिन रात, बिकॉज यू नो सी डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ की एक प्रॉब्लम है, दे डोंट हैव द लग्जरी टू वर्क फ्रॉम होम, जो कि बाकी लोगों को मिला था. सो हमारे को वो लग्जरी नहीं मिली. इनफैक्ट हमारे लिए इट वॉज अ ह्यूज थिंग. सो वी डेफिनेटली पे ट्रिब्यूट टू दोज पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स. इफ दे डिडंट लूज, एटलीस्ट दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स, बिकॉज हो सकता है कोविड लेके वो अपने घर में चले गए और अपने माता पिता को गए. ये तो यंग बच्चे थे जिन्होंने फाइट किया, यंग डॉक्टर्स, तो चांसेस कम है. एटलीस्ट इफ यू 40 ईयर्स, यू डोंट हैव अ कोमॉर्बिडिटी. तो कोविड जैसे आपने बोला आपको भी हुआ, मुझे भी 2 बार हो चुका है, बट वी गॉट थ्रू इट. सो कोविड वॉज नॉट दैट, बिकॉज इट वॉज नॉट किलिंग पीपल जस्ट लाइक दैट, अनलेस यू हैड अ कोमॉर्बिडिटी और आप एज थी रिलेटेड. ऑफ कोर्स डेल्टा वेव में हमने बहुत लोगों को खोया, डॉक्टर्स को भी खोया, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट वॉज अ जॉब वेल डन. And I think India showed the world that we can handle, we are capable of handling pandemics even on a large scale on our own. And now COVID is history. बिल्कुल सर, आपने वैक्सीन्स का जिक्र किया. जिस तरह से इंडिया में 3 वैक्सीन्स लगी कोविड को लेकर, उनके प्रिकॉशंस को लेकर, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद सर हमने हार्ट अटैक के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखे. इसको लेकर भी एक मिथ कहें या एक भ्रामकता कहें जो लोगों के अंदर ये आ गई थी कि जिन्होंने वैक्सीन्स लगवाई हैं उनको सबसे ज़्यादा ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं. देखिए मैडम, ऐसा है, वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज देर इज़ नो, ये तो एक एम्पेरिकल सा एविडेंस है. अब क्या पता उस बंदे को वैक्सीन नहीं लगी तो भी लोगों को हार्ट अटैक्स हुए हैं, ऐसी बात तो है नहीं. सो विद द विजडम ऑफ हाइंडसाइट आप कुछ भी बोल सकते हैं. कोई ऐसी एम्पेरिकल स्टडी तो हुई नहीं, या कोई केस कंट्रोल और रैंडमाइज कंट्रोल है, जिनको लगा, जिन्होंने नहीं लगाया, हैज़ द इंसिडेंस इंक्रीज और डिक्रीज. So it's early days to say that the COVID vaccine actually killed people or not. It's very difficult. I don't see so much of scientific evidence available. But I can tell you one thing for sure, because मैं उधमपुर में था और मुझे याद है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया, फिर सोल्जर्स को दिया, फिर जनरल पब्लिक को दिया. मुझे इतना पता है कि जब वो डेल्टा वेव उधमपुर में आई तो हमारे सोल्जर्स जिन्होंने वैक्सीन लगाया था और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हो, उनको कोविड जरूर हुआ पर सिवियर कोविड नहीं हुआ. That is what I found, definitely. So I can tell you for sure that the vaccine did help. This is my observation. There are a few people who have other views, very difficult to say, but I don't think there is enough evidence to suggest that COVID vaccine has harmed us more than not giving the vaccine. And you know what happens is, at a time when so many people are dying across the globe, you have to take a decision. So the government of India, in their wisdom, with the opinion of the health experts from ICMR or all, took a decision, and I think it was a wise decision at that point of time. आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि पेशेंट, मैं दोबारा उस सवाल पे जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में तमाम जगह से पेशेंट आते हैं. कुछ पेशेंट्स वो भी आते हैं जो नक्सल पीड़ित रहते हैं, जब कभी कोई इंजरी हो जाती है या कोई घटना हो जाती है उसके बाद आते हैं. उनके ट्रीटमेंट का तरीका और एक हम लोगों के ट्रीटमेंट का तरीका, उसमें कितना अंतर पाते हैं, क्योंकि आप भी सेना से आए हैं? देखिए, ऐसा हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, क्योंकि इट इज़ ऑल अ ट्राइज हम बोलते हैं. जो जितना सीरियस उसको एफर्ट होगी. डेफिनेटली नक्सलाइट एरिया से उस दिन एक लड़की आई थी हमारे पास, उसका पैर उड़ गया था बिकॉज ऑफ शी स्लेप्ट ऑन शी वॉकड ऑन IED, improvised explosive device, and she blew. A very unfortunate young बच्ची थी. Definitely she will get the priority. And all our team worked. We had to amputate one limb, but we are doing it. Then she came up for follow-up. So definitely, if we come to know of any such things, we definitely give that priority to the patient who is affected in Naxalite areas. We are also now going a step further. हमारा almost CRPF और ये जो teams हमारी जा रही हैं, इनके साथ हम टेलीमेडिसिन का रोल है. हम इनके साथ कनेक्ट करते हैं पेरिफेरी में जो CRPF के जवान वगैरह हैं, उनके इलाज वगैरह के लिए. एंड अभी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप एक ट्रेनिंग मॉड्यूल कराइए 15 डेज़ का, जिसमें कि सारे CRPF के जवानों को बेसिक लाइफ साइंसेस की ट्रेनिंग मिले. सो वी आर इन दैट एडवांस स्टेजेस. होपफुली वी शुड स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर देम ऑल्सो. तो हमें पता है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन अ नक्सल अफेक्टेड एरिया, एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट. बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो सेना का बैकग्राउंड रहा है, उसके बाद आप एम्स में आए हैं. वो डिसिप्लिन जो हम जानते हैं और जो हमने देखा है कि सेना के जवानों में होता है, वो डिसिप्लिन आप मेडिकल फील्ड में किस तरह से देखते हैं और क्या उसको लेकर आपकी राय है? देखिए, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आई फील दैट एज इट इज़ यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ के लोग वैसे ही बहुत कल्चर्ड और डिसिप्लिन है. So I don't see any problems. As I said, running AIIMS is not a problem at all. सब डॉक्टर्स, सब पैरामेडिकल staff, सब आउटसोर्स स्टाफ,
अपना काम करते हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे तो कोई दिक्कतें यहाँ नज़र नहीं आ रही। एंड देयर बेसिक जो हमारा बेसिक एम ऑफ एवरी पर्सन हु आई से टेल इन एम्स इज कि यार आपके लिए आप एम्स बनाए बेसिकली फॉर द पुअर मैन हु कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट आउटसाइड, ही शुड गेट द बेस्ट एंड द बिगेस्ट प्रायोरिटी। और जनरली मैं देख रहा हूँ हमारे डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज, हमारा पेरीमेडिकल टीम इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड एम्स विच इज वर्किंग फॉर द विजन फॉर विच इट वॉज क्रिएटेड। एक आखिरी सवाल है सर, आप लगातार एक चीज की चर्चा कर रहे हैं कि गरीब ही आता है, अमीर नहीं आता, और ये मैंने कई लोगों से एम्स में बात भी की जो पेशेंट आते हैं। अभी की परिस्थिति में वो तमाम लोग आपके नाम की, आपके बारे में चर्चा करते हैं कि अभी की स्थिति बेहतर नजर आती है। सर ये चीज यदि होती है, कई बार बेड नहीं मिलता, कई का नीचे इलाज करना पड़ता है जमीन पर, स्ट्रेचर नहीं मिलता, आईसीयू नहीं मिल पाता, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या नजर आता है? देखिए ऐसी है, डे टू डे हमारी कोशिश यही रहती है कि जितनी जल्दी हो सके जिनको डिस्चार्ज करना है डिस्चार्ज कर दिया जाए, जिनको कि स्टेप डाउन यानी उनका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या छत्तीसगढ़ स्टेट हॉस्पिटल में या उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो जाए तो हमको उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इट्स अ बिग चैलेंज, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक बिकॉज ऑफ वांट ऑफ मेडिकल केयर किसी को एम्स ने रिफ्यूज़ किया। मतलब आप मानेंगे नहीं, मतलब आई हैव ओनली वन नेफ्रोलॉजिस्ट, लेकिन जितनी हमने किडनी ट्रांसप्लांट की है विद सिंगल नेफ्रोलॉजिस्ट एंड 3 यूरोलॉजिस्ट इज ग्रेट। अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रही है कि गरीब क्या अमीर भी आए तो अमीर का भी इलाज होगा, मना नहीं करेंगे किसी को, हमारे पास प्राइवेट वार्ड्स भी हैं। बट जो बेसिकली आई डोंट थिंक वी हैव सेड नो टू एनीबडी फॉर ट्रीटमेंट। डे टू डे डेली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, आफ्टर ऑल इट्स अ पब्लिक हॉस्पिटल। देखिए, so there will be some issues day to day. I have a very good MS, she is also from the armed forces background. I have a team of deputy MSs, so they are on the job daily, day to day कि जो छोटी मोटी समस्या है उसका मिनट टू मिनट हल करना। हमारे पास आयुष्मान मित्र हैं, आयुष्मान भारत हमें लागू है स्कीम, जिसके अंडर रीजनेबल अमाउंट मिल जाता है पेशेंट केयर के लिए, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं। प्लस हमारे पास रोगी कल्याण का फंड भी है कि अगर कोई पेशेंट बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता तो वी पे फ्रॉम रोगी कल्याण फंड। कोई ऐसे हमारे पास कई लोगों ने डोनेशन भी दिया फिलैंथ्रोपिस्ट में। तो आई दीज आर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, आई एम श्योर एम्स इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। और उम्मीद है कि जो जनता हमें सुन रही है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, बहुत कुछ उन्हें पता चला होगा, बहुत भ्रामकता उनकी खत्म हुई होगी एम्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। महतारी का वंदन हो रहा लगातार, माता बहनों को समर्पित। सर बता दीजिए जो आपने गिफ्ट की है सर को। हमारे आईटीवी नेटवर्क की प्रेरणा स्रोत हैं ऐश्वर्या पंडित जी। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर एक बुक लिखी है। वो बुक एक स्मृति के तौर पर हम डॉक्टर जिंदा साहब को भेंट कर रहे हैं।